हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 ज्योग्राफी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अपन अध्ययन कर रहे हैं। कल अपना अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि का अपन ने समापन कर दिया है विस्तार पूर्वक। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में या जिस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे वो है जल संसाधन। कौन सा संसाधन? जल संसाधन। अध्याय 6 जल संसाधन के बारे में अपन विस्तारित गहनता से अध्ययन करेंगे। तो जो प्रमुख मुख्य टॉपिक है आज का वो है जल संभर प्रबंधन। तो देखो, जल संभर प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य धरातलीय और भूमि जल के दक्ष प्रबंधन अथवा संरक्षण से है। देखो, इसमें किस किस का संरक्षण किया जा रहा है? देखो, धरातलीय जल और भूमि जल, इन दोनों के दक्ष प्रबंधन और इसका संरक्षण से है। तो देखो, जल प्रबंधन से तात्पर्य अर्थात इसकी परिभाषा क्या है? जल प्रबंधन से तात्पर्य धरातलीय और भूमि जल। धरातलीय जल का मतलब जो नदियों और तालाबों में पाया जाता है, और भूमि जल का मतलब जो काफी गहराई में भूमि के अंदर पाया जाता है। तो धरातलीय जल और भूमि जल के दक्ष प्रबंधन अथवा संरक्षण से है। देखो, जल संभर प्रबंधन की जो प्रमुख विधियां हैं वो मुख्य रूप से दो प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि है अंतःसरवण तालाब। पहली विधि कौन सी है? अंतःसरवण तालाब। और दूसरी विधि है पुनर्भरण कुओं। इन दोनों विधियों के माध्यम से जल संभर प्रबंधन कार्य संपन्न किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हो गई? पहली हो गई अंतःसरवण तालाब और दूसरी हो गई पुनर्भरण कुओं के माध्यम से अपन जल संभर प्रबंधन का कार्य संपन्न करते हैं। अब देखो, इसका प्रमुख उद्देश्य, किसका प्रमुख उद्देश्य? जल संभर प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य। अब देखो, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जल संसाधनों, कौन कौन से संसाधन? जल संसाधनों एवं मानव समाज, जल संसाधनों एवं मानव समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना। क्या स्थापित करना? जल संसाधनों तथा मानव समाजों के मध्य संतुलन स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जल संभर प्रबंधन का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए, मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य यह है जल संसाधनों का मतलब प्राकृतिक संसाधन हो गए। ये तो जल संसाधन तो प्राकृतिक संसाधन हो गए। तो जल संसाधनों एवं मानव समाज के मध्य क्या स्थापित करना? संतुलन स्थापित करना। ये जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। देखो, नोट लगा के एक बिंदु और लिख लो, जल संभर व्यवस्था की सफलता। देखो, जल संभर जो व्यवस्था है इसकी सफलता मुख्य रूप से मानव समुदायों या समाज के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि जब तक मानव समुदाय या मानव समाज जल संभर के बारे में सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, प्रयोग नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, विचार विमर्श नहीं करेगा, तब तक जल प्रबंधन नहीं हो सकता। तो जल प्रबंधन या जल संरक्षण के लिए, जल संभर व्यवस्था को लागू करने के लिए समाज या समुदायों का सकारात्मक सहयोग जरूरी है। तो नोट लगा के एक बिंदु लिख लीजिए। इसी के साथ नोट लगा के एक बिंदु लिखिए। नोट लगा के एक बिंदु लिख लीजिए इसी में। देखो, जल संभर व्यवस्था की सफलता, देखो जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से, जल संभर व्यवस्था की सफलता, जल संभर व्यवस्था की सफलता, व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से मानव समुदायों ओब्लिक समाज, मानव समुदायों ओब्लिक समाज। देखो, मानव समुदायों ओब्लिक समाज के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करती है। के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करती है। के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करती है। सहयोग पर निर्भर करती है। देखो, जल संभर व्यवस्था है, इसकी सफलता मुख्य रूप से मानव समुदायों या समुदाय या मानव समाज के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करती है। के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करती है। जब तक मानव समुदाय या मानव समाज जल संरक्षण के बारे में नहीं सोचेगा तब तक जल संरक्षण करना नामुमकिन है। प्रत्येक समुदाय को या समाज को सोचना पड़ेगा और उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा, तभी यह प्रयोग संभव है। अब देखेंगे अपन प्रमुख जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। मुख्य रूप से कौन कौन से प्रमुख जल प्रबंधन कार्यक्रम भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं, उनके बारे में अपन विस्तारित गहनता से अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। अब हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, प्रमुख जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। प्रमुख जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। प्रमुख जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। प्रमुख जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन लिख लीजिए, प्रमुख जल संभर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए प्रमुख जल संभर के अंतर्गत, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखिए, भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों, भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों, भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों देखो, भारत में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर अनेकों जल संभर देखो, समय समय पर अनेकों जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए। अब मुख्य रूप से कौन कौन से जल प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए, कौन कौन सी सरकार चला रही है ये जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम? तो ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार। देखो, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर अनेकों जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें मुख्य रूप से तीन है। पहला है हरियाली। पहला कौन सा है? हरियाली। तो नंबर 1 लिखिए, हरियाली। नंबर 1 देखो, नंबर एक पर आएगा हरियाली। कौन सा आएगा? हरियाली। नंबर 1 पर कौन सा आ गया? हरियाली। अब देखो नंबर 2 पर नीरू मीरू। कौन सा? नीरू मीरू। नंबर 2 पर नीरू मीरू। देखो, नंबर 1 पर हो गया हरियाली, नंबर 2 पर हो गया नीरू मीरू, और नंबर 3 पर कौन सा हो गया? अरवानी। देखो, अरवारी पानी संसद। नंबर 3 पर है अरवारी पानी संसद। तो अरवारी पानी संसद नंबर 3 पर है, अरवारी पानी संसद। नंबर 3 पर अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद। तो देखो, प्रमुख जल संभर प्रबंधन जो कार्यक्रम है उसमें पहला हो गया हरियाली। पहला कौन सा हो गया? हरियाली। दूसरा हो गया नीरू मीरू। दूसरा कौन सा हो गया? नीरू मीरू। और तीसरा हो गया अरवारी। तीसरा कौन सा हो गया? अरवारी पानी संसद।
तो ये 3 प्रमुख जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए थे। तो एक एक का अपन विस्तार पूर्वक गहनता से अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 लगाइए हरियाली। नंबर 1 क्या है? हरियाली। तो नंबर 1 पर हेडिंग लगाइए हरियाली। नंबर 1 हरियाली। एक एक का अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। देखो हरियाली, हरियाली जो जल संपर्क कार्यक्रम है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 आ गया हरियाली। कौन सा आ गया? हरियाली। नंबर 1 आ गया हरियाली। तो देखो हरियाली प्रोग्राम क्या है? यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ये क्या है? जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। तो यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। तो सबसे पहले लिखिए यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। जल संभर प्रबंधन जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। देखो सबसे पहले तो ये क्या है? जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। हरियाली है, यह एक क्या है? जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। यह किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर कार्यक्रम है। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित, यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित, सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। संचालित, केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। अब देखो इसका क्रियान्वयन व रखरखाव कौन सी सरकार कर रही है? केंद्र सरकार कर रही है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि कौन से सरकार का ये कार्यक्रम है। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह कार्यक्रम है। कौन सा? हरियाली जो कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका कुशल निष्पादन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इसका कुशल निष्पादन, ये भी ध्यान रखना है, इसका कुशल निष्पादन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इसका कुशल निष्पादन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है ना, ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। पंचायतों द्वारा किया जाता है। तो देखो जो हरियाली जो जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है इसका निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य लिखिए ग्रामीण जनसंख्या को पीने सिंचाई। इसका उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य तो लिखिए ग्रामीण जनसंख्या को पीने, ग्रामीण जनसंख्या को पीने सिंचाई, पीने के लिए सिंचाई के लिए। देखो ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण, मत्स्य पालन और वन रोपण किसका रोपण? वन रोपण। देखो इसमें क्या क्या आ गया? देखो ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई कार्य करने के लिए, मत्स्य पालन करने के लिए, वन रोपण कार्य करने के लिए, वन रोपण के लिए, जल संभर के लिए, देखो वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए, वन रोपण के लिए, जल संरक्षण, देखो वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना, जल संरक्षण के योग्य बनाना के लिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, लिए योग्य बनाना।
योग्य बनाना। तो अपने को ये उद्देश्य भी ध्यान रखना है, जो हरियाली जो जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रामीण जनसंख्या को पीने व सिंचाई कार्य करने व मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। जल संरक्षण के लिए क्या बनाना? योग्य बनाना। जल संरक्षण के लिए क्या बनाना? योग्य बनाना। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब जो दूसरी प्रमुख जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम था वो दूसरा है नीरू मीरू। दूसरा कौन सा है? नीरू मीरू। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अध्ययन करेंगे नीरू मीरू का। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं नीरू मीरू कार्यक्रम की ओर, है ना। दूसरा है नीरू मीरू कार्यक्रम। देखो दूसरा नीरू मीरू कार्यक्रम। तो हेडिंग लगाइए नीरू मीरू कार्यक्रम। ये दूसरा कार्यक्रम है जल संभर प्रबंधन से संबंधित, वो है नीरू मीरू कार्यक्रम। तो हेडिंग लगाइए नीरू मीरू कार्यक्रम। दूसरा है नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू कार्यक्रम। दूसरा कौन सा हो गया? नीरू मीरू कार्यक्रम। अब देखो नीरू मीरू कार्यक्रम है, यह देखो सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या है? जल और आप। देखो सबसे पहले जो नीरू मीरू कार्यक्रम है इसका अर्थ है जल और आप। तो लिखिए अर्थ, इसका अर्थ लिखिए अर्थ। अर्थ सबसे पहले इसका अर्थ क्या है? जल और आप। जल और आप। तो सबसे पहले आपसे अर्थ पूछा जा सकता है, जो नीरू मीरू जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है जिसका अर्थ क्या है? तो जल और आप। क्या है? जल और आप, ये इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? जल और आप। देखो यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। देखो यह भी क्या है? एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। लिखिए यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। देखो ये कैसा कार्यक्रम है? जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। देखो नीरू मीरू कैसा कार्यक्रम है? जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य या क्रियान्वय, देखो इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय, देखो इसका मुख्य रूप से जो क्रियान्वय है वो कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश। देखो मुख्य रूप से इसका क्रियान्वय, इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय लिखिए, इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय, इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। देखो जो नीरू मीरू कार्यक्रम है इसका क्रियान्वय कौन सा राज्य कर रहा है? आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो नीरू मीरू कार्यक्रम का जो क्रियान्वय है वो कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा इसका क्रियान्वय किया गया। तो ये दूसरी अपनी जो जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम था, ये दूसरा प्रमुख कार्यक्रम हो गया। तीसरा जो प्रमुख कार्यक्रम है वो है अरवारी पानी संसद। कौन सा है? अरवारी पानी संसद। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए अरवारी पानी संसद। तीसरा है अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद। पानी संसद। तीसरा कौन सा हो गया? अरवारी पानी संसद। तो ये भी जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। सबसे पहले तो यही लिखिए, यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। यह एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है।
सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है अरवारी जो पानी संसद है वो कौन सा कार्यक्रम है, तो यह है जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। तो ये कौन सा प्रबंधन कार्यक्रम है, जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है। इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय राजस्थान के अलवर जिले में किया गया। देखो इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय किसमें किया गया, इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय, इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय, मुख्य रूप से क्रियान्वय राजस्थान के अलवर जिले द्वारा किया गया, राजस्थान के अलवर जिले में किया गया, अलवर जिले में किया गया। देखो जो अरवारी पानी संसद है इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय जो राजस्थान है, राजस्थान का कौन सा जिला है, अलवर, राजस्थान के अलवर जिले में इसका क्रियान्वय किया गया। कौन से कार्यक्रम का, अरवारी पानी संसद जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम का। जबकि जो नीरू मीरू जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है इसका मुख्य रूप से क्रियान्वय कौन से राज्य में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि नीरू मीरू का तो आंध्र प्रदेश में, जबकि अरवारी जो पानी संसद है उसका अलवर जिले में क्रियान्वय किया गया। अब देखो इसका प्रमुख उद्देश्य, देखो सबसे पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं। विभिन्न जल संभर प्रबंधन, लिखिए उद्देश्य, देखो इसका उद्देश्य देख लेते हैं ना, उद्देश्य, उद्देश्य किसका देख रहे हैं, अरवारी जो पानी संसद है उसका उद्देश्य देख रहे हैं। विभिन्न जल संभर प्रबंधन, विभिन्न जल संभर प्रबंधन, विभिन्न जल संभर प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, विभिन्न जल संभर प्रबंधन, देखो विभिन्न जल संभर प्रबंधन विधियों जैसे देखो विभिन्न जल संभर प्रबंधन विधियों जैसे पुनर्भरण कुओं, अंतः सरवण तालाब, पुनर्भरण कुओं, पुनर्भरण कुओं, अंतः सरवण तालाब, अंतः सरवण तालाब, सरवण तालाब, देखो पुनर्भरण कुओं, अंतः सरवण तालाब जिनको जोहड़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोहड़। तो देखो देखो इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न जल संभर प्रबंधन विधियों जैसे पुनर्भरण कुओं, अंतः सरवण तालाब जिनको जोहड़ भी बोला जाता है इत्यादि का निर्माण करना था। इत्यादि का क्या करना था, निर्माण करना था, इत्यादि का निर्माण करना था, निर्माण करना था। देखो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, अरवारी जो पानी संसद है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, पुनर्भरण कुओं, अंतः सरवण तालाब जिनको जोहड़ बोलते हैं इत्यादि का क्या करना था, निर्माण करना था। ये इनका प्रमुख उद्देश्य हो गया। देखो वर्षा जल संग्रहण, तो देखो वर्षा जल संग्रहण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये अपने जो तीनों कार्यक्रम थे वो अपने कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे वर्षा जल संग्रहण के बारे में। तो वर्षा जल संग्रहण होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण, हेडिंग लगाइए वर्षा जल संग्रहण, तो हेडिंग लगाइए वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना मुख्य बिंदु क्या हो गया, वर्षा जल संग्रहण। तो देखो वर्षा जल संग्रहण होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा, सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा लिखेंगे। वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य, लिखिए वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य, परिभाषा, 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 वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य, वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य, संग्रहण से तात्पर्य। देखो वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य
वर्षा के जल को एकत्रित करना तथा उसका, लिखिए तात्पर्य, वर्षा के जल को एकत्रित करना, वर्षा के जल को एकत्रित करना, जल को एकत्रित करना, देखो जो वर्षा जल संग्रहण है इसकी परिभाषा लिख रहे हैं अपन। वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य वर्षा के जल को एकत्रित करना। कौन से जल को? वर्षा के जल को। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कौन से जल को एकत्रित कर रहे हैं? वर्षा के जल को एकत्रित करना तथा उसका विभिन्न कार्यों में, तथा उसका विभिन्न कार्यों में, तथा उसका विभिन्न कार्यों में, विभिन्न कार्यों में विवेकपूर्ण तथा उसका विभिन्न कार्यों में विवेकपूर्ण ओब्लिक उचित प्रयोग करना, ओब्लिक उचित प्रयोग करना, उचित प्रयोग करना। देखो वर्षा जल संग्रहण की अपन परिभाषा लिख रहे हैं। वर्षा के जल को एकत्रित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख तात्पर्य क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषा क्या है? वर्षा के जल को एकत्रित करना। विशेष तौर से ध्यान रखना है कौन सा जल है? वर्षा के जल को एकत्रित करना तथा उसका विभिन्न कार्यों में, देखो विभिन्न प्रकार के कार्यों में वर्षा के जल का अपन प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका विभिन्न कार्यों में विवेकपूर्ण, मतलब दिमाग से, दिमाग लगाकर विवेकपूर्ण उचित प्रयोग करना। ऐसा नहीं है उसका अगर वर्षा जल संग्रहण भी कर रहे हैं और उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने को अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है, विवेकपूर्ण अथवा उचित प्रयोग करना है। तो ये इसकी प्रमुख परिभाषा हो गई। अब इसके लाभ देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। तो जो वर्षा जल संग्रहण है इसके लाभ देखते हैं। इसकी परिभाषा तो देख ली, अब वर्षा जल संग्रहण के लाभ देखेंगे। वर्षा जल संग्रहण के लाभ, तो हेडिंग लगाइए वर्षा जल संग्रहण के लाभ। हेडिंग लगाइए वर्षा जल संग्रहण के लाभ। तो हेडिंग लगाइए वर्षा जल संग्रहण के लाभ। वर्षा जल संग्रहण के लाभ। देखो अपन ने परिभाषा देख ली, तो वर्षा जल संग्रहण के अपन लाभ देख लेते हैं ना। इसके क्या क्या लाभ है, वर्षा जल को एकत्रित करने से या संग्रहण करने से क्या क्या फायदा है, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इस विधि के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर, इस विधि के माध्यम से, देखिए इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से, विधि के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर, वर्षा जल को एकत्रित कर, कौन से जल को एकत्रित कर? वर्षा जल को एकत्रित कर सतही जल एवं भूमजल का स्तर सुधारा जा सकता है। सतही जल अथवा भूमजल का स्तर सुधारा जा सकता है। तो देखो
पहला वर्षा जल संग्रहण का जो पहला लाभ है, इस विधि के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर, कौन सी जल को, वर्षा जल को एकत्रित कर जो सतही जल है और भूम जल है, सतही जल है और भूम जल है, इसके स्तर को सुधारा जा सकता है। जैसे जैसे अपन वर्षा के जल का संग्रहण करेंगे, एकत्रित करेंगे, जैसे जैसे वो भूमि के अंदर रिसाव के माध्यम से अंदर जाएगा तो भूम जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से सतही अथवा भूम जल का स्तर को सुधार सकते हैं, सतही जल के स्तर को भी सुधार सकते हैं और भूम जल के स्तर को भी सुधार सकते हैं। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये पर्यावरण के अनुकूल है। ये पर्यावरण को कोई, देखो इस पर देखो, पर्यावरण पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है। तो लिखिए, यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण की क्या है, अनुकूल है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, यह एक पर्यावरण के अनुकूल विधि है। पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, हर जगह इसका क्या है, फायदा ही फायदा है। यह बहुत ही कम मूल्य वाली विधि है, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। तो यह बहुत ही कम मूल्य वाली विधि है। यह बहुत ही कम खर्चीली विधि है। खर्चीली, बहुत ही कम खर्चीली विधि है। कैसी विधि है, बहुत ही कम खर्चीली विधि है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है। बहुत ही कम खर्चीली विधि है। देखो, जो वर्षा जल संग्रहण विधि है, ये बहुत ही कम खर्चीली विधि है, इसमें ज्यादा लागत नहीं आती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। पर्यावरण को प्रदूषित या पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा देखो, इस विधि द्वारा भूम जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। देखो, इस विधि के द्वारा भूम जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। तो ये भी लिख लीजिए, इस विधि द्वारा भूम जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। भूम जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। किसमें बढ़ोतरी हो रही है, भूम जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। क्यों हो रही है बढ़ोतरी, जब अपन सतही जल के माध्यम से, तालाब नदियों के माध्यम से अपन वर्षा के जल को एकत्रित कर लेंगे तो वो धीरे धीरे पानी कहां चले जाता है, भूमि के अंदर रिस रिस के चले जाता है, जिससे भूमि का जो भूम जल स्तर है वो ऊंचा आता है। भूम जल स्तर में सुधार होता है और वो ऊंचा आता है। तो यह विधि भूम जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस विधि के माध्यम से भूम जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो लिखिए, इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से, विधि के माध्यम से भूम जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। भूम जल, जो भूमि में पाया जाने वाला जल है, भूम जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार होता है। भूम जल की जो गुणवत्ता है उसके अंदर इसमें क्या होता है, सुधार होता है। यह विधि मृदा अपरदन को रोकती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह विधि मृदा अपरदन नहीं होने देती है, क्योंकि जब वर्षा का जल ऊपर से आएगा, सीधे ही अपन ने डायरेक्ट ही टांकों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से एकत्रित कर लिया तो कहाँ जाएगा, एक जगह एकत्रित हो जाएगा। अगर एक जगह अपन इकट्ठा नहीं करते तो वो विभिन्न भागों से वो होकर गुजरता, जिसके कारण मृदा का कटाव करता, मृदा अपरदन करता, और मृदा अपरदन करने से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसका भी नाश होता है। इसके साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उनका भी नुकसान होता है। तो ये देखो, यह विधि मृदा अपरदन को रोकती है। तो इसका ये भी फायदा है, यह विधि मृदा अपरदन को रोकती है। यह विधि, लिखिए, यह विधि मृदा अपरदन को रोकती है। मृदा अपरदन को रोकती है। अपरदन को रोकती है। तो यह विधि क्या नहीं होने देती है, मृदा का अपरदन नहीं होने देती है। अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव नहीं होने देती है। तो यह भी इसका मुख्य लाभ है। देखो, यह विधि तटीय क्षेत्रों में, देखो यह विधि तटीय क्षेत्रों में अलवणीकरण को बढ़ाती है। अलवणीकरण को बढ़ाती है। तो लिखिए, यह विधि तटीय क्षेत्रों में
यह विधि तटीय क्षेत्रों में अलवणीकरण को बढ़ाती है। अलवणीकरण को बढ़ाती है। तो ये किसको बढ़ा रही है? अलवणीकरण को बढ़ाती है ना। ये किसको बढ़ा रही है? अलवणीकरण को बढ़ाती है। कौन सी विधि? वर्षा जल संग्रहण विधि जो अलवणीकरण को बढ़ाती है तथा नमक की मात्रा को भौम जल में कम करती है। नमक की मात्रा को भौम जल में कम करती है तथा नमक की मात्रा को भौम जल में कम करती है। भौम जल में कम करती है ना, इसी में लिख लेना, में कम करती है। भौम जल में कम करती है। देखो यह विधि तटीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? तटीय क्षेत्रों में, जहां पर विभिन्न प्रकार की नदियां आती हैं, वो लवण की मात्रा लेके आती है अपने साथ, विभिन्न प्रकार की मिट्टी का कटाव करके लाती हैं, तो उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। तो तटीय क्षेत्रों में अलवणीकरण को रोकती है। अलवणीकरण को रोकती है या बढ़ाती है? अलवणीकरण को बढ़ाने का मतलब क्या है? लवण की मात्रा को रोकती है तथा नमक की मात्रा को भौम जल में कम करती है। नमक की मात्रा को भौम जल में क्या करती है? कम करती है। देखो यह विधि सतही जल पर जनसंख्या की निर्भरता को कम करती है। देखो लिखिए, यह विधि सतही जल पर जनसंख्या की निर्भरता को रोकती है। जनसंख्या की निर्भरता, देखो यह विधि सतही जल पर जनसंख्या की निर्भरता को कम करती है। जनसंख्या की निर्भरता को कम करती है। अब कम कैसे करेगी ये देखते हैं। कम करती है। देखो अधिकतर जो जनसंख्या है वो सतही जल का उपयोग कर रही है। अब सतही जल का उपयोग कर रही है, लेकिन अपन जल संग्रहण करेंगे तो जल संग्रहण करने से जो सतही जल है वो धीरे धीरे रिस से कहां चले जाएगा? भौम जल में चले जाएगा, और भूमि का जो जल है, भौम जल है, उसका स्तर बढ़ जाएगा। जो जनसंख्या सतही जल पर डिपेंड थी, अब वो धीरे धीरे किस पर डिपेंड होने लग जाएगी? भौम जल पर। तो सतही जल पर जो इसकी निर्भरता है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये क्या करती है? सतही जल पर जनसंख्या की जो निर्भरता है उसको कम करती है, कि कुछ लोग सतही जल का प्रयोग कर लेंगे तो कुछ लोग भौम जल का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से जो भौम जल का स्तर है वो भी ऊंचा आ जाता है। यह विधि नगरीय क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए अति आवश्यक है। देखो नगरीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो लिखिए यह विधि नगरीय क्षेत्रों में, यह विधि नगरीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? यह विधि नगरीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों में। कौन सी विधि? वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है, यह विधि नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। तो ये हो गई वर्षा जल संग्रहण के लाभ। ये क्या हो गए? वर्षा जल संग्रहण के लाभ। अब नेक्स्ट अपन परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां हैं, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण के जो स्रोत हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। आज की अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखना कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।